हेलो दोस्तों, आई एम राम। और जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ अब क्लासेस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और ना ही थमेगा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सेशन से पहले मैं कुछ बताऊं, सब लोग सब्सक्राइब और शेयर कर दो एक बार, और लाइक करना मत भूला करो यार। लाइक ही नहीं करते हो। आप बताओ, अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो कैसे एक मोटिवेशन जो आता है वो कैसे आएगा अंदर से, है ना। तो पहली बात, आज के करंट अफेयर सेशन में ही ये एक नया सेशन जोड़ने जा रहे हैं। और इस सेशन में मेन बात क्या होगी, जो देश और दुनिया के ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, है ना। और जैसे मान लीजिए मॉब लिंचिंग हो गया, जैसे मान लीजिए हिजाब मुद्दा था। इन मुद्दों को डेप्थ में जाकर के डिस्कस करेंगे कि हमारे देश के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, हमारे देश के हित में क्या है, हमारे देश के हित में क्या चीजें नहीं हैं। तो जो ये सेशन आएगा, डेली आएगा ये सेशन, और मे भी हो सकता है डे में 2 सेशन 3 सेशन भी हो सकते हैं इस सेशन के। और जो आपका वीकली करंट अफेयर आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वीकली करंट अफेयर में आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिन्हें केवल एमसीक्यू टिक करके आना है, जैसे केवल प्रीलिम्स देना है, तो उसमें मोस्टली फैक्चुअल बातें ज्यादा फोकस की जा रही हैं। लेकिन यहां पर मेंस के अकॉर्डिंग, आपके मेंस के कंटेंट के अकॉर्डिंग, कि आपको वहां लिख करके क्या आना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारी बातें डिस्कस करेंगे एक एक करके। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो दुनिया की बात हो, चाहे वो विदेशों की बात हो, कोई अदर कंट्री की बात हो, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। क्लियर है क्या ये बात? तो जितने भी मुद्दे की बात होगी, सारे मुद्दे की बात हम करेंगे इस सेशन के अंदर। आई होप की बात क्लियर होगी हमारी। क्लियर है? तो इस बात को जरूर ध्यान दें और शेयर करना मत भूला करिए। देखिए, अगर आप शेयर करते हैं, आपका रिस्पांस हमें मिलेगा, हम आपको उतना ही ज्यादा आगे लेके जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो रिस्पांस कीजिए और फिर देखिए क्लासेस का मजा कितना आता है। क्लियर है क्या ये बात? तो बढ़े आज के सेशन में आगे। तो समझिए इसमें हम आज करने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहली बात, आज का जो टॉपिक होंगे उसमें पहला टॉपिक है मॉब लिंचिंग। क्या है? मॉब लिंचिंग। आपने देखा होगा कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग बहुत हुई है, या मॉब लिंचिंग के केसेस डे टू डे बढ़ते गए हैं। क्लियर है? इसको लेकर के कई देशों ने कानून भी बनाए, कई देशों में कानून है, और इंडिया के कई राज्यों ने भी कानून बनाए मॉब लिंचिंग को लेकर के। लेकिन उन कानूनों को लागू नहीं किया जा सका। क्यों लागू नहीं किया जा सका? इसलिए लागू नहीं किया जा सका कि केंद्र सरकार ने बोला, या अदर गवर्नमेंट्स ने बोला कि केंद्र में इसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है, तो इसे आप आईपीसी के अंदर नहीं ला सकते। क्लियर हो रही है बात? तो उसको लेकर के बिल पास हो गया है। जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो जिस बिल में आने में देरी हो गई, तो उसे कानून के अंदर लाने की कोशिश की गई। तो ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है ये बात? तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात जो आज हम देखेंगे, वो ये देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर। क्या देखेंगे? रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि नाटो का क्या रोल रहा, नाटो ने क्या किया। बात समझ में आ रही है? और
रशिया यूक्रेन आमने सामने कैसे हो गए, किसके हित कहां पर थे, और इस वॉर का पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ में इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, हम ये जरूर देखेंगे कि इंडिया में इंपैक्ट क्या पड़े। सबसे जरूरी बात है कि आप इंडिया को देख के चलिए। देश के एग्जाम है, देश के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको देश के हित, देश के अहित, दोनों बातें पता होनी चाहिए। देश के हर एक एस्पेक्ट्स क्लियर होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हो। मान लो दुनिया में बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, अपने देश में पड़ेगा। कोई मान लीजिए कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीलंका, या कोई अदर कंट्री, मान लो पाकिस्तान कौन सा ठीक था अभी भी, ठीक है। चाहे कोई कल्चरल बात आ रही हो, तो उसके भी इम्पैक्ट क्या होंगे, इंडिया पर पड़ेंगे। आई होप की बात क्लियर होगी, ठीक है। तीसरा जो हम देखेंगे आज के ज्वलंत मुद्दों के टॉपिक में, वो तीसरी बात ये है कि आपका जो यहां पर हिजाब विवाद हुआ था कर्नाटका में, आपने सभी ने देखा क्या हुआ, हिजाब विवाद। तो उस मुद्दे में ओआईसी ने थोड़े से कुछ एक्शन लेने की कोशिश की, या ओआईसी ने कुछ बोला। यानी ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो मुस्लिमों के हितों का बोलता है कि जिम्मा वो ले रहा है। अगर मुस्लिमों के साथ या कहीं भी कुछ भी होता है तो ओआईसी आगे निकल करके आता है। तो इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा या प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज के ज्वलंत मुद्दों में एक इंटरनेशनल टॉपिक है जो आप आईआर पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टॉपिक है ये। और दो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल हैं। क्या, नेशनल सिक्योरिटी, क्लियर है। तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये दो जो टॉपिक हैं। तो इनके हर एक एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। आई होप की बात क्लियर है। क्या बातें क्लियर हैं या नहीं है? तो आप क्या करिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की बात क्लियर होगी। क्लियर है क्या ये बात? तो ये बातें आई होप की समझ में आ रही होंगी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज का जो पहला टॉपिक है। तो उस टॉपिक के बारे में पहले टॉपिक देख लेते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू देख लो, ठीक है। जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि उस ओवरव्यू में कम से कम ये तो पता चले आखिर बातें क्या क्या हैं, है ना। देखिए पहला टॉपिक क्या है, मॉब लिंचिंग रोधी विधेयक। क्या है पहला टॉपिक? एंटी मॉब लिंचिंग बिल्स। बात समझ में आ रही है? तो एक जस्ट मिनट न्यू स्लाइड ले लेते हैं। चलिए अब समझिएगा कि मॉब लिंचिंग एक्चुअल में होती क्या है, आखिर किससे बोलते हैं मॉब लिंचिंग, है ना। समझना जरूरी है या नहीं है? आई होप कि सबको लगता होगा कि समझना जरूरी है कि मॉब लिंचिंग है क्या। देखिए मॉब लिंचिंग होने के कई रीजन हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के रीजन होते हैं।
लेकिन देश के अंदर हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़े। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। और मॉब लिंचिंग में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ धर्म विशेष के लोग हैं, कुछ धर्म विशेष के लोग, मैं यहाँ पर दोनों बातें करूंगा, मैं किसी धर्म को टारगेटेड बात नहीं करने वाला, ठीक है। मान लो किसी भी धर्म विशेष के लोग हैं, अब वो क्या करते हैं, उनके बीच में किसी एक अलग धर्म का, जो दूसरे धर्म का पर्सन है, एक अलग धर्म का पर्सन उनके बीच फंस जाता है और उस विशेष धर्म की भीड़ आती है और उसे मार करके क्या होती है, चली जाती है। क्यों भाई? क्योंकि भीड़ का बोलते कोई स्वरूप नहीं होता, कोई फेस नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ का क्या, कोई फेस, कोई चेहरा, कोई स्वरूप नहीं होता। तो इस चीज का बेनिफिट उन लोगों को मिलता है कि वो लोग धर्म के नाम पे असहिष्णुता फैलाते हैं, धर्म के नाम पे किसी को कुछ भी, मतलब कोई पीड़ित है नहीं है, देखा नहीं देखा, क्या उसने सच में ऐसा किया है नहीं किया है, किया किसी ने, बयानबाजी दी किसी ने, और बलि का बकरा बना कोई और। यानी जब किसी धर्म विशेष की भीड़ या कोई ऐसी भीड़ जो आकर के किसी अदर धर्म, अदर लोग के ऊपर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है, उसे बोला जाता है मॉब लिंचिंग। क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। क्लियर है क्या? चलो अब देखिएगा, तो पिछले 4 वर्षों में कम से कम 4 राज्यों द्वारा मॉब लिंचिंग के खिलाफ पारित विधेयकों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के तहत लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जिन 4 राज्यों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एंटी मॉब लिंचिंग बिल्स बनाए, पारित किए, उन बिलों को लागू नहीं किया जा सका था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का मानना यह था कि जो आईपीसी की बुक है हमारे पास, उसमें मॉब लिंचिंग को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया कि आखिर मॉब लिंचिंग को किस सेक्शन के अंदर रखोगे, आखिर उसमें पनिशमेंट कितनी है, दंड कितना है, और मॉब लिंचिंग में कितने आदमियों को आप अंडर ले सकते हो। आखिर मॉब लिंचिंग में आप आइडेंटिफाई कौन करोगे कि आखिर किन किन लोगों ने अटैक किया है। समझ रहे हैं बात को? तो इन द लास्ट 4 years, bill passed by at least 4 states against mob lynching are yet to be implemented, as the central government believes that lynching is under the Indian Penal Code is not defined as an offense. तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं इस टॉपिक को, और जो हिंदी के हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं। कंटेंट दोनों में अवेलेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम क्लासेस बाईलिंगुअल ही लेंगे, सारी क्लासेस, मोस्टली क्लासेस बाईलिंगुअल होंगी। अगर कोई हम बुक करा रहे हैं, जैसे हम लक्ष्मीकांत सर की बुक करवा रहे हैं पॉलिटी की, तो अभी वो बुक हिंदी में चल रही है, ठीक है। तो जो उनकी बुक का 5th एडिशन है वो चल रहा है, तो हम इंग्लिश का 5th एडिशन भी करा देंगे। तो बुकें भी हम बाईलैंग्वेज करवा देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो कंटेंट हम यहाँ लेके आते हैं वो बाईलैंग्वेज ही लेके आएंगे। क्लियर है क्या? तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित करने वाले राज्यों में कौन कौन है? झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है और मणिपुर शामिल है। क्लियर है क्या? तो कौन कौन शामिल है आपको याद रखना है। झारखंड ने पास किया है एंटी मॉब लिंचिंग बिल, राजस्थान ने, पश्चिम बंगाल ने और मणिपुर ने। आई होप की बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर देरी का कारण क्या रहा? देरी का कारण देखिएगा कि आखिर जो कानून बने, जिन राज्यों ने बनाए, उन कानूनों को लागू नहीं किया जा सका। तो इसके कुछ रीजन रहे होंगे। तो राष्ट्रपति को इस प्रकार के कानून संबंधी मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप कार्य करना होता है। इन मामलों में मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय करता है।
तो ये हमारे संविधान की बात है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आखिर सलाह कौन देता है, मंत्रिपरिषद देती है, और मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व कौन करता है, होम मिनिस्ट्री करती है। कौन? होम मिनिस्ट्री। तो द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सच लीगल मैटर्स। आई होप की बात क्लियर होगी। तो गृह मंत्रालय द्वारा राज्य द्वारा पारित विधेयकों की 3 आधारों, केंद्रीय कानूनों से असंगति, राष्ट्रीय केंद्रीय नीति से विचलन और कानूनी एवं संवैधानिक वैधता पर जांच की जाती है। तो जब भी कोई बिल पास होता है, कोई राज्य बिल पास करता है अपनी स्टेट के लिए कि मुझे अपनी स्टेट में ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मैं नॉन टॉलरेंस नहीं झेल सकता कि मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई भी आ रहा है किसी को मार रहा है, चलता बन रहा है, मुझे टॉलरेंस चाहिए और क्या चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए सोसाइटी के अंदर। तो इन सारी बातों की जांच फिर कौन करता है? गृह मंत्रालय, कि आपके बिल में ये चीजें हैं नहीं है। तो ये देखता है गृह मंत्रालय कि जो कानून राज्य ने बनाया है, किसने? राज्य ने। बात को समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। जो कानून को राज्य ने बनाया है उसे गृह मंत्रालय देखेगा कि कहीं ये केंद्रीय कानूनों से असंगत तो नहीं है। मीन्स दैट कि उनके खिलाफ तो नहीं है, या केंद्रीय कानून में ऐसे प्रावधान है या नहीं है। क्लियर है? केंद्रीय नीति से विचलन तो नहीं है कहीं इसका। और यह भी देखता है कि जो कानून बना है उसमें संवैधानिक वैधता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, तो क्या देरी का रीजन पता चला? देरी का रीजन क्या रहा? तो देरी का रीजन मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह का एक रीजन रहा जिससे देरी हुई इस बिल को लागू करने में। क्लियर है? गृह मंत्रालय ने जांच की होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम पाई गई होगी, तो एक रीजन वो भी बना। आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। चलिए, तो अगर अब देखेंगे कि मॉब लिंचिंग की हालिया घटनाएं कहां कहां हुई हैं, क्योंकि जब भी आप मॉब लिंचिंग के बारे में आंसर राइटिंग करेंगे या मॉब लिंचिंग का कोई सवाल आया होगा मेंस में और आप आंसर लिखेंगे, तो जो मॉब लिंचिंग की हालिया घटनाएं हैं उनको आप ज्यादा ना सही लेकिन आपको कोड तो करना ही पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? आपको कोड करना पड़ेगा। तो दिसंबर 2021 में सिख संगत, यानी सिख संगत मतलब सिख धर्म के भक्तों द्वारा अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, में सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर करने का कथित रूप से प्रयास करने पर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो जो दिसंबर में घटना आई थी अमृतसर से कि स्वर्ण मंदिर में एक इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो उनके धर्म की बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका उसने क्या किया? कथित रूप से अनादर किया, यानी उसे अपमानित करने की कोशिश की होगी उसने। और इससे क्या हुआ? इससे जो सिख धर्म का समुदाय था वो भड़क गया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो यानी कि मैंने बोला जैसे धर्म विशेष के लोग तो अब ये सिख धर्म को बिलोंग करते हैं। रीजन क्या बना? धार्मिक रीजन बना, यानी कि सिखों की भावनाएं आहत हुई होंगी। सिंपल सी बात है, किसी के भी ग्रंथ को आप भला बुरा ना बोलें,
और या उन पर टिप्पणी ही ना करें। क्लियर है। दूसरी जो घटना हुई वो ये हुई कि 2021 में असम में एक 23 वर्षीय छात्र नेता की भीड़ ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। तो असम की ये दूसरी घटना थी 2021 में ही। तीसरी घटना जो मॉब लिंचिंग की निकल करके आती है, तो अक्टूबर 2021 में एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसके अंगों को काट दिया गया और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को विरोध स्थल सिंधु बॉर्डर पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो आप देखेंगे इस बात को कि जब कृषि बिल आया था तो उस टाइम पर कुछ पंजाब या हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन के लिए। तो वहां पर भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, इवन उसके अंग काट दिए जाते हैं। समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। वो समय शायद जुबान से बयान नहीं किया जा सकता कि एक पर्सन पर पूरी भीड़ आकर के टूट पड़ी। क्लियर है। तो ऐसे चीजों के लिए, ऐसे घिनौने अपराधों के लिए देश के अंदर कठोर से कठोर कानूनों का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। इस बात से आपको एग्री करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीजें देश के अंदर युद्ध जैसे हालात पैदा कर देती हैं कभी कभी। जो चौथी घटना है वो ये है कि अगस्त 2021 में इंदौर में एक चूड़ी विक्रेता को कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने पर भीड़ ने पीटा था। वह व्यक्ति किसी तरह जीवित बच गया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो अब देख सकते हैं, अब क्या आप रोड में जा रहे हैं, आपसे कोई बोले आधार कार्ड दिखाओ अपना, अब आप आधार कार्ड डाल के तो घूम नहीं रहे हैं। अगर घूम रहे हो तो ठीक है। कोई भी पर्सन कहीं भी जाता है क्या वो 24 घंटे अपनी आइडेंटिटी कार्ड को जेब में रखता है क्या? और आप किसी भी पर्सन को अपना आइडेंटिटी कार्ड क्यों दिखाओगे भाई? तो देख सकते हो कि एक नॉनसेंस लॉजिक कि कोई पर्सन अपना काम कर रहा है, चूड़ी बेच रहा है, और एक भीड़ आती है और उससे पहचान पूछती है कि तुम भाई कौन हो, और न बताने पर उसे क्या किया जाता है, पीटा जाता है। तो भाई ऐसे जो ये सुंदर काम है देश के, ये जो कुछ लोग करते हैं कि पहले सन्नाटा होता है पूरे रास्ते में और अचानक से एक भीड़ आती है और अटैक कर देती है। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? आई होप कि बात क्लियर हो रही होगी। क्या मैं समझ लूं कि बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का बातें क्लियर हो रही हैं? तो ऐसे चीजों के लिए क्या होना चाहिए, कानून होना बहुत जरूरी है, और कठोर से कठोर कानूनों का प्रावधान होना चाहिए। वो चाहे फिर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय की भीड़ क्यों ना हो, चाहे वो एक पर्सन का किया हो, चाहे वो एक पूरी भीड़ का किया हो। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए लिंचिंग का तात्पर्य क्या है, कि आखिर लिंचिंग आप बोलेंगे कैसे। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा किसी अन्य संबंधित आधार पर भीड़ द्वारा नियोजित अथवा तत्कालिक हिंसा या हिंसा भड़काने वाले कृत्यों आदि को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। कि आप पर कोई धर्म के नाम पर अटैक कर दे, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान, यौन अभिरुचि, जैसे एक अभी केस आया था, उसे मॉब लिंचिंग पे तो नहीं आप ले सकते, क्योंकि
उसे भीड़ ने नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने मारा था, कि शायद केस था हैदराबाद का, जहां पर एक दलित लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, और वहां पर उस समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या आते हैं, उस लड़के को मार के चले जाते हैं, और लड़की रोती बिखलती रह जाती है। तो यहां पर अभी आप बात करते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, देश के अंदर हम लोग सहिष्णुता चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं। अगर कोई भी हिंदू समुदाय की लड़की मुस्लिम समुदाय से शादी कर रही है, या कोई मुस्लिम समुदाय की लड़की हिंदू समुदाय के लड़के शादी कर रही है, या कुछ भी ऐसा कोई भी काम हो रहा है, अगर वो काम किसी दोनों की सहमति से है, तो उसमें शायद मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीजों के लिए क्या कानून होने बहुत जरूरी है। तो कुछ तात्कालिक हिंसा के रीजन भी हो सकते हैं, और कुछ नियोजित भी हो सकता है, कि पहले योजना बनाई, पूरा रोड खाली पड़ा है, सन्नाटा है, लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, और बाद में एक भीड़ आई और अचानक से अटैक कर दी गई। क्लियर है? तो उससे क्या बोलेंगे? लिंचिंग बोलेंगे। तो आपको आधार याद रखने हैं कि आखिर लिंचिंग में क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं। आगे बढ़े, चलिए, इस प्रकार के मामलों से किस प्रकार निपटा जाता है। तो सबसे पहली बात, हमारे संविधान में आखिर क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम लिंचिंग के केसेस को निपटें, उनसे निपटा जा सके। तो पहला, मौजूदा भारतीय दंड विधान संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के तहत इस प्रकार घटनाओं के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है। यानी अगर कहीं भी कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है, तो उसके लिए कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऑर्डिनेंस आईपीसी के अंदर नहीं है। तो लिंचिंग की घटनाओं से आईपीसी की धारा 300 और 302 के तहत निपटा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर याद रहे तो। और मैं बता दूं, अगर कोई लॉ का बच्चा, जो लॉ का स्टूडेंट है, वो हमारी क्लासेस देख रहा है, तो उसके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आईपीसी। तो स्टूडेंट जरूर आईपीसी पढ़े, आईपीसी 300, 302, क्योंकि इसके अंदर सब कोड भी हैं। तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि आखिर आईपीसी 300 और आईपीसी 302 में क्या क्या गिवन है कि जिससे निपटा जा सके। तो क्लियर है क्या ये बात? आई होप की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। अब देखिए, तो इस केस को लेकर के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं। तो लिंचिंग एक पृथक अपराध होगा तथा ट्रायल कोर्ट अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा का प्रावधान कर मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ के लिए कड़ा उदाहरण स्थापित करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा, एक सेपरेट इंसिडेंट माना जाएगा, एक सेपरेट अपराध माना जाएगा। और जहां भी इससे जुड़े अभियुक्तों के लिए जिस भी ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट क्या करे, उन्हें कड़े से कड़ा दंड दे, जिससे एक मैसेज स्थापित हो, एक एग्जाम्पल जाए देश को, देश के उन लोगों को जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं। क्लियर है? तो राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करे। राज्य सरकारें उन जिलों, तहसीलों, गांवों को चिन्हित करे जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। ये मैं अपने दिशा निर्देश नहीं बता रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे इन मॉब लिंचिंग केसेस के ड्यूरिंग। चाहे वो स्वर्ण मंदिर का केस रहा हो,
चाहे वो कोई अदर केस, चाहे वो सिंघू बॉर्डर का केस रहा हो, किसी भी केस के लिए ये हर एक मॉब लिंचिंग के केस के लिए उदाहरण था, दिशा निर्देश थे उच्चतम न्यायालय के कि जो ट्रायल कोर्ट है वो इन इन बातों को फॉलो करे, राज्य सरकार सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करे और उन राज्यों, उन गांवों, उन जिलों, उन तहसीलों को टारगेट किया जाए, चिन्हित किया जाए जहां हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये किसके दिशा निर्देश थे? उच्चतम न्यायालय के। तो जब भी आप आंसर लिखें तो इस बात को जरूर मेंशन करें कि उच्चतम न्यायालय ने इन ऑफेंस पर, इन अपराधों पर अपने दिशा निर्देश देते हुए इन इन बातों पर ध्यान देने के लिए बोला है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, और क्या दिशा निर्देश थे? तो केंद्र और राज्य सरकारें भीड़ भाड़ और हिंसा के गंभीर परिणामों के बारे में रेडियो, टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित करेगी। यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, वो क्या करेंगी? जो हिंसा के रिजल्ट निकले हैं या किसी को सजा हुई है, मान लो हिंसा बहुत बड़ी हुई, तो इसमें अगर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कह रहा हूं सीधे फांसी सुना दो यार। जिससे एक कम से कम मैसेज तो स्थापित होगा। और ऐसे केसेस में स्टार्टिंग में शुरुआती दौर पर कड़े दंड दिए जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग रुके तो शुरुआती दौर में आप इतना कड़ा दंड दीजिए कि मतलब एक बार इंसान को अगर कोई कर भी रहा है या करने की सोच भी रहा है, प्लानिंग भी कर रहा है, तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसे दंडों का प्रावधान होना चाहिए इन चीजों में। क्लियर है क्या? तो राज्य पुलिस द्वारा किए गए उपायों के बावजूद मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन तुरंत एफआईआर दर्ज करेगा। तो जो भी आसपास का पुलिस स्टेशन होगा वो क्या करेगा? एफआईआर दर्ज करेगा। सबसे पहला जो इनिशियल काम होना चाहिए। आई होप की बात क्लियर होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे। क्लियर है क्या? अब देखिए, यानी कि वक्त की डिमांड क्या है। अब आखिर इस टाइम पर होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? कुछ तो डिमांड होगी ना वक्त की, समय की मांग जैसे बोलोगे। तो प्रत्येक बार ऑनर किलिंग, घृणा अपराधों, डायन हत्या तथा मॉब लिंचिंग की घटनाओं के होने पर इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कानून की मांग उठाई जाती है। तो अगर किसी भी स्टेट में इन चीजों के लिए कानून नहीं है, मॉब लिंचिंग के लिए कानून नहीं है, तो वहां पर इन कानूनों के लिए मांग उठनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का राइट है, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तथ्य यह है कि यह अपराध हत्याओं के अलावा और कुछ नहीं है तथा आईपीसी और सीआरपीसी के तहत मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। तो एक ये भी पक्ष है कि मॉब लिंचिंग में एक हत्या होती है, लेकिन ये हत्या एक घृणा, एक नफरत से भरी हुई होती है। तो जो हमारा मानना है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि इस हत्या को, इस मर्डर को केवल एज ए मर्डर न देखा जाए, क्योंकि एक हत्या का होना, हत्याएं तो रंजिश में भी हो जाती हैं। दो ग्रुप के बीच रंजिश है, गोलियां चल गई, दो चार लुढ़क गए। लेकिन मॉब लिंचिंग की जो हत्याएं होती हैं
वो हत्याएं एक नफरत से भरी होती हैं, एक नफरत सोच से भरी होती हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को बिलोंग करने वालों से भरी होती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो इन चीजों के लिए केवल आईपीसी और सीआरपीसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हाँ, पर्याप्त कानून है, पता है, लेकिन केवल आप सीआरपीसी और आईपीसी पर डिपेंड हो जाएंगे तो आप एक तरह से जो दंड उसे मिलना चाहिए, जो दंड अपराधियों को मिलना चाहिए, वो दंड आप नहीं दे पा रहे हैं, ये बात डन है। क्लियर है? क्योंकि इतनी घृणा भरी हत्या एक मर्डर नहीं हो सकती, एक हत्या नहीं हो सकती। वहां पर पूरे देश की सौहार्दता की हत्या होती है, एक धर्म के लोगों द्वारा या किसी भी भीड़ के द्वारा किसी एक पर्सन की हत्या का होना मतलब होता है कि उस समुदाय पर सीधे चोट करना, यानी कि उन्होंने क्या किया है, सीधे उस समुदाय पर चोट मारी है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़े, चलिए। तो पूना वाले मामले में, तो एक पूना वाला केस आया था, उस मामले में क्या हुआ, उस मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के साथ हम मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। इन अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों और प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। तो केवल जो इससे जुड़ी हुई इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अकाउंटेबल बनाने की नीड है, उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए अपने कामों के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। क्या बात क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि ये बात कहां बोली गई थी, तो पूना वाले मामले में बोली गई थी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। क्या ये पूरी बात समझ में आई आपके, जो हमने अभी तक की हैं? तो आपका जो पहला देश का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मॉब लिंचिंग। तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक से। आई होप की बात क्लियर होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा मुद्दा, इस्लामिक सहयोग संगठन। आखिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन चर्चा में क्यों आया था, यह चर्चा में क्यों है, यह क्यों था? तो इस बात को समझने की नीड है। और ओआईसी कब कब बाहर आता है यह भी आपको समझना चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? तो जब आपने देखा होगा कि कर्नाटका में क्या हुआ था, हिजाब विवाद हुआ था, तो उस ड्यूरिंग ओआईसी ने कुछ अपने रूल्स जारी किए, कुछ अपनी बयानबाजी जारी की। तो क्या था ये, और क्यों ओआईसी बार बार उन चीजों को लेकर के एक्टिव रहता है? तो देखिएगा, हाल ही में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा दिए गए अभिप्रेरित और भ्रामक बयान की निंदा की है। ओआईसी ने अपने बयान में कथित रूप से भारत में मुसलमानों पर लगातार होने वाले हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आवश्यक उपाय करने की मांग की थी। तो यानी ओआईसी जहां पर अगर उसे लगता है कि यहां पर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है या मुसलमान किसी परेशानी में है, दिक्कत में है, वो वहीं निकल करके बाहर आता है। अदर किसी कंट्री में किसी दूसरे समुदाय के साथ क्या हो रहा है या उनके समुदाय के लोग क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं, उससे ओआईसी का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात दिमाग में रखना।
क्लियर है कि अगर आज ओआईसी से जवाब मांगा जाए कि पाकिस्तान में जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे माइनॉरिटी कौन था और वो माइनॉरिटी गई कहां, तो ओआईसी कोई भी बयानबाजी देने के लिए एग्री नहीं करेगा। और अगर बोला जाए कि इंडिया के अंदर आफ्टर डिवीजन आप पॉपुलेशन देख लो और आज की पॉपुलेशन, तो भी इस पर ओआईसी कोई बयानबाजी नहीं करेगा। यानी कि ये ओआईसी की कभी कभी एक तरफा बयानबाजी लगती है। जैसे कोई मुद्दा आता है तो ओआईसी केवल एक तरफ से क्या हो जाता है, एक तरफ की बयानबाजी देता है कि बस हम राइट हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, आपको एग्जाम में एक बैलेंस आंसर लिख करके आना है। तो आप अपने आंसर में किसी धर्म के रहनुमा मत बन बैठिएगा कि आप किसी धर्म के रहनुमा बन बैठे, अदरवाइज एग्जामिनर आपकी कॉपी का रहनुमा बन बैठेगा। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या? आई होप की बात क्लियर होगी। तो भारत ने ओआईसी की बयानबाजी की निंदा भी की और ओआईसी ने बोला क्या कि भारत में मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उस पर उसने गहरी चिंता जताई। देख लो इतनी गहरी चिंता। और अंतरराष्ट्रीय समुदायों में भी जो उपाय उसने खोजने की कोशिश की उसकी मांग भी उठाई। इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा ओआईसी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े चलिए। तो इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में हिंदुत्व समर्थकों द्वारा सार्वजनिक रूप से मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए किए जाने वाले आह्वान और सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न की घटनाओं के साथ साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। तो ओआईसी ने इंडिया के किन किन मुद्दों पर बयानबाजी जारी की? तो देखिए, मैं यहां पर दो बातों की खुली निंदा करता हूं कि कोई भी किसी भी धर्म का पर्सन क्यों ना हो, किसी दूसरे धर्म के पर्सन या किसी दूसरे धर्म के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी, बुरी टिप्पणी ना की जाए। इस बात की तो मैं निंदा करता हूं। लेकिन अगर आपके धर्म के बारे में कोई कुछ टिप्पणियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके बीज आज के नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? और जैसे दूसरा इसमें केस की बात आई थी कि सोशल मीडिया साइट पर मुस्लिम महिलाओं की पिक्चर्स शेयर की जा रही थी। जैसे वो बुली बाई ऐप का बहुत जिक्र आया था, अगर आपने सुना होगा। तो इस बात की भी निंदा की जानी चाहिए और सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये देश की सौहार्दता का सवाल होता है, ये देश की इज्जत रिस्पेक्ट का सवाल होता है। ये वहां पर कुछ महिलाओं की बात नहीं होती, ये यहां पर पूरे महिला समुदाय की इज्जत की बात होती है, पूरे समाज की रिस्पेक्ट की बात होती है। क्लियर है? अब बात नंबर आती है थर्ड कि कर्नाटक में जो हुआ हिजाब मुद्दा। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपके स्कूल का एक ड्रेस कोड होना चाहिए सभी के साथ, सभी के पास। जब ड्रेस कोड है तो वहां पर किसी भी टाइप का कोई अलग ड्रेस क्यों? अदरवाइज फिर तो देश के अंदर ड्रेस कोड ही खत्म हो जाना चाहिए। हर स्कूल से ड्रेस कोड खत्म कर दो कि तुम अपने धर्म का पहन के आओ, तुम अपने धर्म का पहन के आओ। और हम क्या चाहते हैं कि देश के अंदर समानता है। चाहते भी अच्छा है लेकिन करना नहीं चाहते। क्लियर है? चाहते हैं हमें क्या मिले, अवसर की समानता मिले, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिले, हमें सब कुछ मिले,
लेकिन अगर देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हम उसका अपोज करेंगे। तो देखिए, जब भी आप आंसर लिखिए या जब भी आप किसी बात को बोलिए तो दोनों पक्षों को कंडेम करने की क्षमता रखिए, कहीं पर बयासनेस नहीं होनी चाहिए। कहीं भी आप डिबेट कर रहे हैं तो जहां जो बातें गलत है आप बोलिए कि हाँ ये बात गलत है। तो जब आप देश के अंदर समानता स्थापित करना चाहते हो तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना आए? क्लियर है? क्लियर है क्या? जब देश के अंदर संपन्नता चाहते हो तो देश के अंदर संपन्नता कब आएगी? जो देश के अंदर के लोग हैं वही रहें, उन्हीं लोगों को जॉब मिल जाए, उन्हीं लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। अब कोई बाहर से आके घुसा आ रहा है आपके देश में और आप उसे सपोर्ट करोगे तो फिर एनआरसी, सीएए, ये सारी चीजें क्यों ना आए? क्या बातें क्लियर हैं? तो कानूनों को कंडेम करिए, हम भी कंडेम करते हैं, जो चीज गलत है तो गलत है। एग्रीकल्चर बिल आया, पॉजिटिविटी भी थी, नेगेटिविटी भी थी। फार्मर्स की जिद थी, जिद क्या थी? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को लेकर के हम भी एग्री थे कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस फिक्स होना चाहिए। तो ओआईसी क्या करता है? ओआईसी बस केवल एक पक्ष को देखता है कि हाँ यहां पे ऐसा हो रहा है और हम ऐसा नहीं देख सकते। क्लियर है? लेकिन आपको एक पक्ष नहीं देखना है, आपको दोनों पक्ष देखने हैं। आई होप की बात क्लियर होगी। क्या क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें क्या? तो आपको याद रखना है कि ओआईसी अगर कभी भी चर्चा में आता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अपने समाज धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं करना चाहिए। जो एक तरफा बयानबाजी होती है ये गलत होती है किसी भी देश, किसी भी नेशन के लिए, क्योंकि सभी देशों के सॉवरेनिटी की बात है, सभी देशों की रिस्पेक्ट की बात है, सभी देशों के अपने इंटरनल मैटर है। अब यहां से इंडिया सऊदीया के इंटरनल मैटर पे जाकर के इंटरफेयर करे या इंडिया पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करे, क्या पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या दुबई शांत बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या इंडिया अमेरिका के साथ इंटरफेयर कर तो अमेरिका शांत बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो इसी बात को लेकर के इंडिया ने ओआईसी की बयानबाजी को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ें। चलिए, तो भारत की प्रक्रिया क्या रही? आप एक बात को गौर से समझ लीजिए, नोट्स आपको इसी लैंग्वेज में बनाने हैं जो लैंग्वेज लिखी हुई है। हम इतना बोलते इसलिए हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए चीजें। क्लियर है? इस वजह से इन बातों को इतना एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप लोगों को चीजें रटना ना पड़े। तो भारत की प्रक्रिया क्या रही? तो इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में सभी मुद्दों पर हमारे संवैधानिक ढांचे और तंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार विचार एवं समाधान किया जाता है। तो इंडिया ने भी अपनी बात रखी कि जितने भी हमारे आंतरिक मुद्दे हैं, जितने भी हमारे देश के मुद्दे हैं, उनमें संवैधानिक ढांचे का ख्याल रखा जाता है, संवैधानिक तंत्र का ख्याल रखा जाता है, लोकतांत्रिक लोकाचार का ख्याल रखा जाता है और राजनीति के अनुसार जो विचार और समाधान है उस हिसाब से काम किया जाता है। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी काम इलीगली नहीं है,
इंडिया ने रिप्लाई किया किसे, ओआईसी को। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए क्या आप आंसर में इस बात को मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल मत लिख के आइएगा, लेकिन आपसे ओआईसी जरूर पूछेगा, मुद्दे जरूर पूछेगा, तो आप मुद्दे जरूर याद रखिएगा जो यहां मुद्दे मैंने मेंशन किए हैं। चाहे वो हिंदुत्व की जो हेट स्पीच का मुद्दा आया था वो हो, चाहे वो ओआईसी ने मुसलमानों को नरसंहार को लेकर के मुद्दे उठाए हों, चाहे सोशल साइटों पर महिलाओं उत्पीड़न का मामला रहा हो, चाहे वो कर्नाटक का हिजाब मामला रहा हो, इन बातों को आपको याद रखना है कि ये मुद्दे करेंटली टच में थे और बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दे थे ये। क्लियर है। आगे बढ़े तो अब देखिए ओआईसी है क्या। ओआईसी का बेस कहां से पड़ा, तो ओआईसी वर्ष 1969 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो कैसा संगठन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। पहली बात ये, और वर्तमान में इसमें 57 सदस्य देश सम्मिलित हैं। तो आपको ये तीन बातें याद जरूर रखनी है। पहला, कब स्टेब्लिश हुआ था, 1969 में। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है ओआईसी के अंदर, तो 57 देश है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जो यूएनओ है उसके बाद अगर कोई दूसरा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन है, ओआईसी। क्लियर है। इस संगठन का कहना है कि मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है। देख लो ये संगठन क्या कहता है कि दुनिया की जो सामूहिक आवाज है वो कौन है, मुस्लिम है, और बाकी तो कोई उठा ही नहीं सकता सामूहिक आवाज। तो केवल इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करना है। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो पक्ष गलत हो या सही हो। गलत है तो भी सही बोलेंगे, सही है तो भी सही बोलेंगे, तो बोलेंगे ही। क्लियर है क्या ये बात। आगे बढ़े चलिए। तो इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा और संरक्षण हेतु कार्य करना है। तो आप देख सकते हैं कि भाव तो बहुत अच्छे हैं, काम चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर आपसे पर्पज पूछा जाता है तो आप अपने फ्यूचर को खतरे में मत डालिएगा भावनाओं में बहकर। तो याद कर लीजिएगा कि इसका पर्पज क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है इसका पर्पज, और दुनिया के जो मुस्लिम समुदाय के हित हैं उनकी रक्षा और संरक्षण हेतु कार्य करना है। क्लियर है क्या। संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय संघ में ओआईसी के स्थायी प्रतिनिधि मंडल है। कहाँ, यूएनओ और यूरोपीय यूनियन में, दोनों में ओआईसी के जो स्टेबल प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि मंडल दोनों में है ओआईसी के। क्लियर है। तो द ओआईसी हैज परमानेंट डेलीगेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन। इसका स्थायी सचिवालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। तो इट्स परमानेंट सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन जेद्दा, सऊदी अरेबिया। क्लियर है। तो आपको यह भी याद रखना है कि इसका परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है, सचिवालय कहाँ है। आई होप की बात क्लियर होगी। क्लियर है क्या। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें चलिए। अब भारत के लिए ओआईसी का क्या महत्व है, आखिर ओआईसी क्या महत्व रखता है किसके केस में, इंडिया के केस में। तो हाल ही के दिनों में भारत और ओआईसी के मध्य आर्थिक और ऊर्जा संबंधी परस्पर निर्भरता में वृद्धि विशेष रूप
महत्वपूर्ण हो गई है। तो आर्थिक रूप में और ऊर्जा संबंधी जो निर्भरता है हमारे देश की, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में फ्यूल नहीं होता, तो हमें बाहर से ही फ्यूल मंगाना पड़ता है। तो इस पर वृद्धि के लिए इंडिया चाहता है कि इंडिया में क्या हो, जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल को उसमें वृद्धि की जाए। तो एक तो भारत की निर्भरता इस बात पर है, तो ओआईसी का महत्व हमारे देश के लिए थोड़ा बढ़ जाता है। व्यक्तिगत रूप से भारत के ओआईसी के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ साथ संबंधों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो आप देखेंगे मोदी जी भी गए थे, है ना, और वहां के प्रिंस से मिलके आए और वहां का सर्वोच्च मेडल भी उन्हें भेंट किया गया। जब चर्चा में था तब आपने पढ़ा होगा ये सारी बातें। तो ऐसा नहीं है कि ओआईसी के जो सभी सदस्य हैं उनके साथ जो सभी सदस्य देश हैं 57 मेंबर हैं उन सभी के साथ हमारे संबंध खराब हैं, लगभग सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। ओआईसी में भारत के दो करीबी पड़ोसी बांग्लादेश और मालदीव शामिल हैं। तो ओआईसी में बांग्लादेश भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और मालदीव भारत के पड़ोसी देश है। क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़ें, चलिए। तो आई होप कि ओआईसी क्लियर होगा, पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या ओआईसी? आगे बढ़ें। जो अब आज का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट है वो हमारे पास क्या है, रूस यूक्रेन संकट यानी रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इससे पहले एक क्राइसिस बड़ा चर्चा में था, अफगानिस्तान तालिबान। क्लियर है? वो भी इंटरनेशनल लेवल पर एक ज्वलंत मुद्दा था। तो जब प्रीवियस टाइम की क्लासेस लेंगे तो फिर उसमें हम अफगानिस्तान और तालिबान को भी कवर कर देंगे। क्लियर है? बट अभी जो एक इंटरनेशनल मुद्दा बहुत समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, पता होना चाहिए आपको, वो क्या है, रूस यूक्रेन क्राइसिस यानी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रूस यूक्रेन संकट। अब देखो इनके बीच हुआ क्या है। जैसे मान लो ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है। उसमें क्या हो, बीच में कोई एक पर्सन आता है नाटो नाम का और बस दोनों को थप्पड़ मार के चला जाता है, दोनों को उकसा करके चला जाता है और ये दोनों भिड़ जाते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं, भिड़ जाते हैं। और देख रहे होंगे कि रसिया ने यूक्रेन को हल्के में लिया कि 2-4 दिन में पूरा यूक्रेन जीत लेंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ, आज भी युद्ध चल रहा है। क्लियर है क्या ये बात? तो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किए जाने के बारे में जानकारी दी। कब? 16 फरवरी को। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इस दिन को यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले की तारीख बताया गया था। तो जो अमेरिकी अधिकारी थे उन लोगों ने क्या बोला कि 16 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और संभावित तारीख बताई, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया। हालांकि रूस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की उसकी कोई योजना नहीं है। अब बात को थोड़ा सा मुद्दे को समझने की कोशिश करिएगा, एक्चुअल में हुआ क्या। यूक्रेन क्या चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं,
नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो नाटो में क्या है, किसकी चलती है, अमेरिका की। और रसिया अमेरिका दोनों एक तरह से सुपर पावर आप समझ लो। और रसिया से जुड़ा हुआ बॉर्डर किसका है, यूक्रेन का। यानी कि रसिया के हित किसके बॉर्डर से जुड़ गए, यूक्रेन के बॉर्डर से। अगर मान लीजिए यूक्रेन नाटो में चला जाए या चला जाता, तो रसिया के जो संबंध थे यूक्रेन के साथ, या रसिया के जो हित थे, वो हित किसी न किसी तरह से जरूर प्रभावित होते। और रसिया बस यही नहीं चाहता था कि यूक्रेन की वजह से रसिया प्रॉब्लम में आए, रसिया ये नहीं चाहता था। इसी वजह से रसिया की कोई योजना भी नहीं थी। रसिया ने बोला कि मेरी कोई योजना नहीं थी कि आक्रमण करना है। बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल सी बात यह है कि आपका बगल वाला पड़ोसी आपके दुश्मन को अपने घर पे ला के बैठा रहा है, तो आप भी उसे फेस नहीं करोगे। यही बात बड़े लेवल पर हो गई और रसिया यूक्रेन क्राइसिस दुनिया के सामने है। क्लियर है? अब देखिए रसिया अब क्या चाहता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के विस्तार पर पश्चिमी देशों द्वारा की गई पिछली प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतु वार्ता। कौन चाहता है, रसिया। कि जो पश्चिमी देश हैं, जो उन्होंने पिछली प्रतिबद्धताएं की हैं, उस पर वो लोग अपने कार्यान्वयन पर क्या करें, वार्ता करें, चर्चा करें। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बने नए देशों से नाटो सैनिकों की वापसी। तो जहां जहां भी जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो 15 कंट्री अबाउट में निकल के बाहर आए थे, उन कंट्रियों में जहां जहां नाटो के सैनिक प्रेजेंट हैं, रसिया चाहता है कि उन देशों से नाटो के सैनिकों को क्या किया जाए, वापसी बुलाया जाए, वापस बुलाया जाए। यानी कि उन देशों में नाटो के सैनिक नहीं रहेंगे। ये कौन चाहता है, रसिया चाहता है। ये रसिया की डिमांड है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? तीसरी डिमांड क्या है रसिया की, यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाए जाने हेतु वचनबद्धता। रसिया चाहता है कि मेरे लोगों के हित यूक्रेन बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। रसिया बोल रहा है कि हमारे कुछ लोग यूक्रेन बॉर्डर के उस पार भी रह रहे हैं, जो उनसे सटा हुआ लगा हुआ बॉर्डर है। क्लियर है? तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके लिए नाटो वचन दे, यूक्रेन वचन दे। और नेक्स्ट डिमांड क्या है, भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी, कि भविष्य में कुछ ऐसा नहीं होगा रसिया के लोगों के साथ, रसिया के साथ। क्या ये बात क्लियर है? आई होप की बात क्लियर होगी। तो ये रसिया की डिमांड है जो रसिया अब चाहता है। आगे बढ़े, चलिए। अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य देश क्या चाहते हैं। ये तो 4 डिमांड जो मैंने बताई अभी तक, ये रसिया की हो गई। रसिया सिक्योरिटी चाहता है, नाटो में यूक्रेन के शामिल न होने की वचनबद्धता चाहता है, सोवियत संघ के जो देश विकसित हुए उनसे नाटो के सैनिकों की वापसी चाहता है। ये सारी बातें कौन चाहता है, रसिया। अब देखिए, अब अमेरिका और नाटो क्या चाहते हैं। तो यूक्रेन की सीमाओं से रूसी सैनिकों की वापसी। सिंपल सी बात है कि रसिया यूक्रेन में घुस चुका है, तो वहां से क्या चाहता है कि जो रूसी सैनिक हैं वो वापस जाएं। अमेरिका और नाटो ये चाहते हैं। रूस द्वारा बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों में जारी युद्ध के खेल का अंत चाहते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ।
एक स्पेनिश अखबार को लीक किए गए एक पत्र के अनुसार अमेरिका और नाटो के यूरोपीय सदस्य सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्रों के नाटो में शामिल होने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं देना चाहते। वो ये तो चाहते हैं कि जो सुरक्षा की प्रतिबद्धता है वो हम दे देंगे, लेकिन जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद निकल करके बाहर आए, उनके नाटो में शामिल होने और ना होने की प्रतिबद्धता नहीं दे सकते। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका और नाटो बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि नाटो में अमेरिका की ही तूती बोलती है। समझ में आ गई? क्या बात क्लियर है? बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ें। चलिए, अमेरिका और यूरोपीय देशों की रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की गारंटी की मांग। रूस ने कहा है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा चिंताजनक है। तो रशिया ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यूक्रेन पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है, न इरादा था। लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर जो सैनिक बढ़ते जा रहे हैं वो उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए एक चिंता का विषय है। क्लियर है? किसका विषय है? चिंता का विषय है। इस वजह से रशिया ने क्या किया? अमेरिका यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, अब भारत की सबसे बड़ी चिंताएं क्या है? मैंने क्या बोला? कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा है तो आपको इंडिया का परिप्रेक्ष्य जरूर देखना है। बात समझ में आ रही है? यार बता दो मुझे एक बार। और देखो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है ना? वॉइस सही आ रही है, नहीं आ रही है, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये सारी बातें आपके रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करती हैं कि आप मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। अदरवाइज हमें क्या है, हम तो क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू लेते चले जाएंगे, अभी क्लासेस रुकने वाली नहीं है। क्लियर है? तो अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों एवं रूस के मध्य होने वाले किसी भी संघर्ष का आर्थिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर विश्व युद्ध का परिदृश्य बना तो इंडिया में ही नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड पर इस चीज का प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्लियर है? तो विश्व युद्ध की जो बातें सामने आ रही थी, रसिया बोल रहा था कि हम एटॉमिक वॉर के लिए रेडी हैं। तो अगर ऐसा कोई परिदृश्य निकल के आता है तो सिंपल सी बात है, इस चीज का परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी। और चूंकि भारत, जो कि मॉस्को और वाशिंगटन दोनों का साझेदार है, भारत किसका? मॉस्को और वाशिंगटन दोनों का साझेदार है, को या तो किसी का पक्ष लेना पड़ेगा या दोनों पक्षों की नाराजगी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जाएगा किसके साइड। अगर किसी के साइड नहीं जाता तो दोनों की नाराजगी झेलेगा। तो नाराजगी से भी बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट निकल करके आएंगे। तो ये एक पूरा परिदृश्य जो इंडिया को फेस करना पड़ सकता है, ये इंडिया की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? विश्व युद्ध का परिदृश्य कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो भारत करेगा क्या? या तो नाराजगी झेलेगा या तो किसी एक तरफ से कूदेगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें क्या? चलिए,
दूसरा टेंशन वाली बात क्या है भारत के लिए? S-400 डिलीवरी और अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट। दूसरी ये टेंशन है भारत को। यह संकट ठीक उसी समय उत्पन्न हो रहा है जब भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की जा रही है। तो इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल खरीदना चाह रहा है और ये डील भी अभी हुई। सिस्टम की खरीद के दौरान होगा क्या, अब वहां पर अमेरिका इंडिया पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। क्लियर है? तो भारत को इस चीज की भी चिंता है और नई दिल्ली को इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में यह संघर्ष मिसाइल सिस्टम की सपुर्दगी और प्रतिबंधों से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली छूट की संभावना दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। तो जो इस S-400 मिसाइल डील के ड्यूरिंग अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलने की चांसेस हैं, उन छूटों पर भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो भारत दूसरी इस बात को लेकर के चिंता में है कि भारत की डील का क्या होगा। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात है चीन पर से विश्व का ध्यान हटना। अब इसका क्या टेंशन है? इसका टेंशन ये है कि चीन दुनिया की सर्वशक्तिमान उभरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था है, एक पावरफुल ग्रोथ इकोनॉमी है चाइना, जिसके पास आज बहुत पैसा हो चुका है कि वो किसी भी देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है, बस उसके हित होने चाहिए, इंडिया चाहे जो करे। वैसे भी चाइना इंडिया को घेरने में लगा रहता है। तो इससे क्या हुआ है, चाइना से वर्ल्ड का ध्यान हट गया है। तो ये भी एक इंडिया के लिए, भारत के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से हाल ही में अमेरिका और यूरोप द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा था और जिसमें भारत को केंद्रीय मंच पर रखा गया है तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के आक्रमण और अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा एवं भारत चीन सीमा के दोनों ओर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती आदि से दुनिया का ध्यान चीन से हटकर रूस की तरफ हो गया है। तो चाहे वो इंडो पैसिफिक रणनीति रही हो चाइना की, जिसमें भारत को सेंट्रल मंच पर रखा गया, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो चीन के आक्रमण हुए, जो चाइना ने अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा किया भारत के, जो भारत चीन सीमा पर सैनिक तैनात किए गए 1 लाख से अधिक, उन सारी बातों से दुनिया का ध्यान हट रहा है। यानी कि दुनिया जो इंडिया चाइना पर अटैक्ट थी कि आखिर क्या हो रहा है और उस पर सॉल्यूशन मिलने के चांसेस थे, उन सारी चीजों से ध्यान हट करके सबका ध्यान कहां चला गया, रशिया की ओर। तो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए चीन भी एक बहुत बड़ा खतरा है आज के टाइम में। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बात क्या है जो भारत को चिंता का विषय है, जो भारत को एक टेंशन और है, वो क्या है, रूस और चीन के बीच नजदीकी। जब किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया था कि रशिया के साथ कौन है, तब चाइना ने बोल दिया था कि मैं रशिया के साथ हूं। और रशिया इंडिया की पुरानी दोस्ती है, तो चाइना की ओर रशिया की या रशिया की ओर चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियां भारत के लिए एक चिंता का विषय है। मौजूदा संकट मॉस्को को चीन जैसे दोस्तों पर और अधिक निर्भर बना देगा और एक क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा और भारत जिसका हिस्सा नहीं होगा।
तो भारत को ये एक बहुत बड़ी टेंशन है और चिंता जतानी चाहिए सबको इस चीज में कि अगर रसिया और चाइना के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं तो चाइना को क्या है, आज पैसे की कमी थोड़ी है चाइना के पास। आज के टाइम पे हजारों करोड़ डॉलर ऐसे ही रसिया पे लौटा देगा। बात समझ में आ रही है? जिससे होगा क्या, होगा ये कि उनके बीच नजदीकियां आएंगी लेकिन भारत इन चीजों का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? अगर आज यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत को परमानेंट स्थायी मेंबरशिप नहीं मिल पाई, स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, तो किसकी वजह से? चाइना की वजह से ना, क्योंकि वीटो पावर में तो वो भी शामिल है। क्लियर है? तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, वो हमेशा भारत को काउंटर करता रहा है। तो हाल ही में भारत ने बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों के राजनयिक और राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की गई, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अन्य मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शी जिनपिंग के साथ एकजुटता दर्शाते हुए बीजिंग में मौजूद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि भारत ने बीजिंग में जितने भी होने वाले ओलंपिक थे, जो बीजिंग में ओलंपिक होने वाला खेल था, उसके राजनयिक और राजनीतिकों का बहिष्कार की घोषणा कर दी। तब भी रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है और अन्य मध्य एशियाई देशों के जो प्रधानमंत्री रहे या अन्य एशियाई देशों के जो राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वो तो पता ही है कठपुतली हैं चाइना की इस टाइम पर। तो सब किसके साथ खड़े नजर आए? शी जिनपिंग के साथ। क्या बात क्लियर है? तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और होना चाहिए। इवन भारत की केवल सरकार को इन चीजों का विषय पर चिंता नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को भी मनन करने की जरूरत है। अगली जो टेंशन है भारत को क्या है, अगली टेंशन समझिएगा। नेक्स्ट बात है ऊर्जा संकट, यानी एनर्जी क्राइसिस। तो यूरोप को यह चिंता सता रही है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में रूस यूरोप के लिए गैस और तेल की आपूर्ति को बंद कर देगा। बात क्लियर हो रही है? ये भी एक क्राइसिस को लेकर के बात है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो रशिया क्या करेगा? जो रशिया एक्सपोर्ट करता है यूरोप को गैस और तेल, उनकी आपूर्ति बंद कर देगा, जिससे ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होगी। पहले से ही जारी तनाव की वजह से पिछले एक महीने में तेल की कीमतों को 14% तक वृद्धि हुई है। सोच लीजिए, ये तनाव की वजह से जब 14% बढ़ गया, तो जब रशिया यूरोप के लिए सप्लाई ही बंद कर देगा तब क्या होगा? और विश्लेषकों का कहना है कि अगर स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो इसकी कीमतें $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अगर वहां $125 प्रति बैरल फ्यूल पहुंच गया, जो वहां से एक्सपोर्ट होकर के यूरोप में जाता है, तो समझ लीजिएगा यूरोप के अंदर फ्यूल की कीमत लोकल में अगर यहां है तो यहां पहुंच जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो भारत के लिए भी, पूरे यूरोप के लिए ये एक ऊर्जा संकट का विषय बना हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अब संबंधित विवाद समझिएगा कि संबंधित विवाद क्या है। तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग रह चुके यूक्रेन और रूस दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति वर्ष 2013 के अंत में यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक और व्यापार समझौते को लेकर बढ़ गई।
तो रसिया और यूक्रेन दोनों सोवियत संघ के पार्ट थे। 1991 से पहले जब आप देखेंगे, जब यूएसएसआर विघटित नहीं हुआ था, टूटा नहीं था, ये रसिया यूक्रेन सारे के सारे यूएसएसआर में शामिल थे। और इनके बीच तनाव कब पैदा हुआ? 2013 में, 2013 में। क्लियर है? किस वजह से? यूरोपीय यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक और व्यापार समझौते को लेकर। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बता दो, नहीं आ रही है तो भी बता देना मुझे। क्लियर है? तो यूक्रेन के रूस समर्थक तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा समझौता वार्ता स्थगित कर दिए जाने के पश्चात राजधानी कीव में हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए, जो बाद में हिंसा में बदल गए। और उसी कीव में कब्जा करने के लिए रसिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्या आप बात समझ में आ रही है? क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, फिर मार्च 2014 में क्या होता है? रूस ने अपने हितों और रूसी भाषी नागरिकों की सुरक्षा का बहाना करते हुए दक्षिणी यूक्रेन में अपने ताकतवर वफादारों की सहायता से एक स्वायत्त प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो 2014 में क्या हुआ? तो जो यूक्रेन का हिस्सा था जहां रूसी भाषी नागरिक रहते थे, उनका बहाना देते हुए क्या किया? दक्षिणी यूक्रेन में कुछ अपने ताकतवर लोगों की मदद से क्या किया? क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है। कौन? रसिया। तो एक तो ये कील गड़ गई पहले से 2014 की, 2013 की भी कील गड़ी हुई है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी वॉर एक साथ नहीं होता। जैसे मान लो कहीं कोई आंदोलन करना है, तब तो रात में खा पी के गए, सो गए, सुबह आंदोलन करना है, आराम से चलेंगे। यार ऐसे नहीं होता। आप किसी भी आंदोलन, किसी भी युद्ध को देखेंगे तो आप जब उसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी एक कारण छिपा हुआ था, कितने बड़ा एक रीजन छिपा हुआ था इन सारी चीजों के पीछे। आगे बढ़ें। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने कीव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके पश्चात महीनों तक भारी लड़ाई जारी रही। और वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में मिन्स्क में कीव और मॉस्को के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन होता रहा। तो चाहे फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में 2015 में मिन्स्क में कीव और मॉस्को के मध्य शांति समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते का भी उल्लंघन इन दोनों ने कर दिया और ये लड़ाई कंटिन्यू आगे बढ़ती गई, रुकी नहीं। और जो ये आज का क्राइसिस है, ये इन्हीं सारे रीजन का परिणाम है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। तो 2013 से ये बात चली आई और आज जाकर के आप देख रहे हैं 2022 में परिणाम निकले। और परिणाम क्या निकला? बहुत घातक परिणाम निकला। तो ये थे हमारे देश और दुनिया के जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो आपको ये 3 मुद्दे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आप इनमें 10 स्टार भी मारोगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि सभी बातें क्लियर हुई होंगी, क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस में तो कमेंट में बता दीजिएगा। क्लियर है? और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।